अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने भारत पर दबाव डालने के लिए गेहूं की सप्लाई पर रोक लगा दी। लाल बहादुर शास्त्री ने अमेरिका से सिर्फ इतना कहा कि बंद कर दीजिए गेहूं देना। आज भारत अनाज उत्पादन में न केवल आत्मनिर्भर है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़ा निर्यातक देशों में से एक है। 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया पोखरण में। इस टेस्ट के बाद भी अमेरिका ने भारत पर पाबंदियां लगाई। 1998 में भारत ने एक परीक्षण और किया पोखरण में, जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने और आर्थिक प्रतिबंध भारत पर लगाए। लेकिन अमेरिका को साल 2008 में भारत से ही समझौता करना पड़ गया। भारत ने अमेरिका से सुपर कंप्यूटर मांगा, लेकिन 1987 में अमेरिका ने मना कर दिया। सिर्फ 3 साल में भारत ने साल 1991 में परम 8000 नाम का पहला सुपर कंप्यूटर बना लिया। 1991 में भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। आज भारत का आईटी अब $250 अरब का है और अमेरिका उसका बड़ा ग्राहक है। अमेरिका ने भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन नहीं दिया, लेकिन इस रोक ने भारत को और मजबूत बना दिया। आज इसरो का पीएसएलवी और जीएसएलवी पूरी दुनिया में सबसे भरोसेमंद रॉकेट माने जाते हैं। हर बार जब भी अमेरिका भारत पर कुछ पाबंदियां लगाता है तो भारत अपना बना लेता है और इतना बनाने लग जाता है कि उसको और देशों को बेचकर आर्थिक लाभ कमाता है। भारत का इतिहास रहा है कि जब जब उस पर पाबंदियां या टैक्स लगाए गए हैं, तब तब वो और ज़्यादा मजबूत हुआ है। लेकिन शायद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये भूल गए कि भारत हमेशा टैक्स लगने के बाद या बैन लगने के बाद उस पर ही भारी पड़ा है, और इस बार 50% टैक्स लगने के बाद भी ऐसा ही होगा। लेकिन वो कैसे, तो देखिए। आज हर पुराने किस्से से पर्दा हटाते जाते हैं और देखते हैं ऐसा कब कब हुआ था और भारत इसके बाद कैसे और ज़्यादा मजबूत हुआ। वो बात है साल 1960 की, जब भारत को आज़ादी मिले 13 साल हुए थे। इसका मतलब भारत अभी अनाज उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था, और उसी वक्त अमेरिका ने भारत के अनाज पर रोक लगा दी थी। अमेरिका ने 1954 में बनाई हुई पब्लिक लॉ 480 स्कीम के तहत भारत को गेहूं सप्लाई करना शुरू किया, जिसके तहत अमेरिका गरीब देशों को गेहूं और दूसरी चीज़ें सस्ती कीमत पर देता था। भारत भी अब गरीब देश हो गया था, क्योंकि सब कुछ तो अंग्रेज लूट कर ले गए थे। अब बचा क्या था। 1960 के दशक तक भारत का लगभग 70% गेहूं आयात अमेरिका से ही होता था। 1965-1966 में भारत को भयंकर अकाल और सूखे का सामना करना पड़ा। अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने भारत पर दबाव डालने के लिए गेहूं की सप्लाई पर रोक लगा दी। इसका असली कारण था कि भारत की विदेश नीति। भारत उस समय गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सक्रिय था, मतलब युद्ध की स्थिति में किसी भी देश के साथ न रहना, ना तो इस तरफ और ना ही उस तरफ। लेकिन भारत ने अमेरिका के बजाय कई बार सोवियत संघ यूएसएसआर का समर्थन किया। अमेरिका चाहता था कि भारत उसकी विदेश नीति वियतनाम वॉर में उसका साथ दे, लेकिन भारत ने स्वतंत्र नीति अपनाई और उसको मना कर दिया। इस बात से नाराज होकर जॉनसन ने भारत को हर बार छोटी मात्रा में गेहूं भेजने की अनुमति दी। इसे कहा जाता है शॉर्ट टेथर पॉलिसी। भारत को हर हफ्ते अमेरिका से अनुमति लेनी पड़ती थी कि कितना गेहूं की खेप आ सकती है। भारत की हालत इतनी गंभीर थी कि अनाज का स्टॉक सीधे जहाज से उतरकर लोगों तक पहुंचता था। इसलिए भारत को शिप टू माउथ इकोनॉमी कहा जाता था। 1962 में चाइना से भी युद्ध हुआ था, उससे भी हालात खराब थे। फिर 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ, तो अमेरिका तो पहले ही नाराज था। उसने लाल बहादुर शास्त्री से कहा, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, भारत ने इस युद्ध को नहीं रोका तो हम आपको अनाज देना बंद कर देंगे। लाल बहादुर शास्त्री ने अमेरिका से सिर्फ इतना कहा कि बंद कर दीजिए गेहूं देना, और अमेरिका ने गेहूं देना बंद कर दिया। लेकिन भारत ने ऐसा दाव चला कि अमेरिका देखता रह गया। 1965 और 1966 के बाद भारत ने हरित क्रांति शुरू की। लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया कि जय जवान जय किसान। हर खाली जमीन पर खेती करने पर जोर दिया गया। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग और उस समय का कृषि मंत्री सी सुब्रमण्यम की पहल से गेहूं और धान की हाई यील्ड वैरायटी भारत में आई। खेती करने के नए तरीके और बीज खोजे गए। 1970 के दशक तक भारत ने धीरे धीरे अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली। इसका परिणाम यह हुआ कि 1965 में 1.2 करोड़ टन अनाज उत्पादन से 1970 तक अब भारत 2 करोड़ टन अनाज उत्पादन कर रहा था। आज भारत अनाज उत्पादन में न केवल आत्मनिर्भर है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़ा निर्यातक देशों में से एक है। 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया पोखरण में, जिसको नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। इस टेस्ट के बाद भी अमेरिका ने भारत पर पाबंदियां लगाई, जैसे आर्थिक सहायता और विकास सहायता बंद कर दी। साथ ही हथियारों की बिक्री और सैन्य सेवाओं की आपूर्ति पर रोक लगा दी। 1998 में भारत ने एक परीक्षण और किया पोखरण में, जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने और आर्थिक प्रतिबंध भारत पर लगाए। लेकिन बाद में भारत की बढ़ती परमाणु ताकत की वजह से अमेरिका को साल 2008 में भारत से ही समझौता करना पड़ गया। 1980 के दौरान
भारत को सुपर कंप्यूटर की जरूरत पड़ रही थी, खासकर मौसम की भविष्यवाणी और रिसर्च के लिए। भारत ने अमेरिका से सुपर कंप्यूटर मांगा, लेकिन 1987 में अमेरिका ने मना कर दिया, क्योंकि अमेरिका को डर था कि भारत सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल मिलिट्री और मिसाइल रिसर्च में करेगा। उस समय कोल्ड वॉर का दौर था और अमेरिका भारत के न्यूक्लियर और स्पेस प्रोग्राम पर भी शक कर रहा था। भारत ने इस बार भी ऐसा दांव चला कि अमेरिका देखता रह गया। इसके लिए 1988 में CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग का गठन हुआ। डॉक्टर विजय भटकर की लीडरशिप में काम शुरू हुआ। सिर्फ 3 साल में भारत ने साल 1991 में परम 8000 नाम का पहला सुपर कंप्यूटर बना लिया। परम सीरीज का कंप्यूटर दुनिया का टॉप सुपर कंप्यूटर गिना जाता है। जो काम भारत को रोकने के लिए अमेरिका ने किया था, वही भारत के लिए आत्मनिर्भरता का सबूत बन गया। आज भारत के पास अपने हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर हैं, जो मौसम रिसर्च, मेडिसिन और सुरक्षा में इस्तेमाल होते हैं। 1991 में भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। यह भारत की आर्थिक इतिहास की सबसे गंभीर घटनाओं में से एक थी। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया था कि सिर्फ 3 हफ्ते का आयात करने के लिए पैसा बचा था। उस समय खाड़ी युद्ध और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ने हालात और बिगाड़ दिए। विदेशी निवेश बहुत कम था और भारत का व्यापार घाटा काफ़ी बड़ा था। 1990-1991 में विदेशी मुद्रा का भंडार सिर्फ $1.2 बिलियन रह गया था। आयत और कर्ज चुकाने के लिए सरकार के पास डॉलर खत्म हो रहे थे। फिर सरकार ने सोना गिरवी रखने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर उस समय अंतरिम प्रधानमंत्री थे। वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा, बाद में जून 1991 में PV नरसिंह राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस फैसले को संभाला। भारत ने कुल 47 टन सोना गिरवी रखा, जिसमें से 20 टन सोना मई 1991 में स्विस नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखा गया और 27 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में जुलाई 1991 में रखा गया। तब जाकर भारत को लगभग $600 मिलियन की विदेशी मुद्रा मिली। इसके तुरंत बाद नरसिंह राव सरकार ने आर्थिक उदारीकरण शुरू किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नीतियां बनाई, जिससे भारत में विदेशी निवेश आया और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटी। बाद में भारत ने वह सोना वापस ले लिया और IMF को कर्ज चुका दिया। इसके बाद भारत IT हब बना। आज भारत का IT हब $250 अरब का है और अमेरिका उसका बड़ा ग्राहक है। 1980-1990 के दशक में अमेरिका ने रॉकेट इंजन देने से ही मना कर दिया था। इसरो को अपने उपग्रह को भारी रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजना था। इसके लिए जरूरी था क्रायोजेनिक इंजन, जो बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी है। भारत ने सोवियत संघ USSR से 1991 में एक समझौता किया कि वे हमें क्रायोजेनिक इंजन देंगे और तकनीक भी ट्रांसफ़र करेंगे। अमेरिका ने आरोप लगाया कि क्रायोजेनिक इंजन ट्रांसफ़र करना MTCR नियमों का उल्लंघन है। MTCR का मकसद था कि कोई देश मिसाइल तकनीक किसी दूसरे देश को ना दे। अमेरिका ने कहा कि क्रायोजेनिक इंजन से भारत इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल बना ही सकता है। अमेरिका भारत की बढ़ती अंतरिक्ष क्षमता से डर रहा था। अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत सैटेलाइट लॉन्चिंग में आत्मनिर्भर हो जाए। उस समय भारत हर उपग्रह के लिए विदेशी रॉकेट पर निर्भर था, जिससे अमेरिका और यूरोपीय देशों की बड़ी कमाई होती थी। इसके लिए अमेरिका ने रूस पर भारी दबाव डाला। तब रूस नया था, क्योंकि वो पहले USSR था, अब उसके टुकड़े हो चुके थे। नतीजा ये हुआ कि रूस ने भारत को सीधे इंजन तो दिया, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने से मुकर गया। इससे भारत को बड़ा झटका लगा। कई सालों तक प्रोजेक्ट में देरी हुई, लेकिन इसरो ने ठान लिया कि अब अपना स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन ही बनाएंगे। लगभग 20 साल की मेहनत के बाद 2014 में भारत ने अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन बनाकर GSLV D5 से सफलतापूर्वक लॉन्च किया। आज भारत सैटेलाइट लॉन्चिंग में दुनिया के टॉप देशों में शामिल है। अमेरिका ने भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन नहीं दिया, लेकिन इसरो ने भारत को और मजबूत बना दिया। आज इसरो का PSLV और GSLV पूरी दुनिया में सबसे भरोसेमंद रॉकेट माने जाते हैं। US ने कई बार इंडियन स्टील, टेक्सटाइल और श्रिम्प एक्सपोर्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई। भारत ने भी जवाब में US के फार्म प्रोडक्ट्स, आलमंड, एप्पल्स, पल्सेस पर टैरिफ लगाए। हर बार जब भी अमेरिका भारत पर कुछ पाबंदियां लगाता है या कोई सामान देने से मना करता है, तो भारत अपना बना लेता है और इतना बनाने लग जाता है कि उसको और देशों को बेचकर आर्थिक लाभ कमाता है। लेकिन फिर भी अमेरिका बार बार अपनी पुरानी हरकतें दोहराता रहता है और भारत अपना सामान बना लेता है। बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, ताकि मुझे पता चले कितने लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं।